Alright guys, welcome back to a brand new video। ये मेरी थर्ड वीडियो है ऑन द फ्लेक्सबॉक्स सीरीज, जिसमें हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे हाउ वी कैन अप्लाई फ्लेक्सबॉक्स इन द रियल वर्ल्ड। पहली वीडियो में फ्लेक्सबॉक्स, फ्लेक्स कंटेनर और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, और सेकंड वीडियो में फ्लेक्स आइटम्स की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी विद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो लाजमी देखिएगा एज इट्स द बेस्ट रिसोर्स ऑन फ्लेक्सबॉक्स सीरीज विदाउट एनी टाइम वेस्ट। इस वीडियो में हम इस सिंपल येट एनिमेटेड हेडर को बनाएंगे। एनिमेशन और कलर देना प्रोजेक्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है दिखने में, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट इधर हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन मेक ए हेडर नेविगेशन बार विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सबॉक्स, और इसको जब हम श्रिंक करें तो ये हैमबर्गर मेन्यू आइकन में कैसे कन्वर्ट होगा। कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर इस तरह की वीडियोस और मज़ीद देखनी है तो डू कंसिडर लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अब शुरू करते हैं वीडियो को। CSS तब तक वर्क करेगी जब तक आपका HTML का स्ट्रक्चर ठीक है। स्ट्रक्चर ख़राब हुआ तो CSS ने काम नहीं करना और आप जुगाड़ सिस्टम में चले जाएंगे। तो अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो हमारा हेडर कुछ इस तरह बनेगा। हमारे पास एक हेडर का कंटेनर होगा, उसके अंदर दो फ्लेक्स आइटम्स होंगे। एक फ्लेक्स आइटम होगा हमारा ये लोगो वाली इमेज जो अपने कंटेनर के अंदर जाएगी, उसका रीज़न भी बताऊंगा जब हम कोड में जाएंगे। और दूसरा फ्लेक्स आइटम मेन्यू के आइटम्स होंगे, इनको आगे चल के डिटेल से बताता हूँ कि इनके बारे में हमने क्या करना है। हेडर कंटेनर ने कुछ प्रॉपर्टीज़ लगानी है इनके ऊपर जिनसे ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और कुछ इस तरह का लेआउट बन जाएगा। हम इसके ऊपर कोई फिक्स विड्थ नहीं लगाएंगे और ना हाइट, बिकॉज फ्लेक्सबॉक्स इज मेंट टू बी फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव। अब चलते हैं अपने कोड एडिटर में। सबसे पहले अपनी स्टाइल शीट को करेंगे लिंक हेड में। उसके बाद मैंने एक कस्टम फॉन्ट यूज़ करना है फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स। उसका लिंक यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने हेड के अंदर ऐड कर दूँगा। इससे हम CSS में वो फॉन्ट आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और टाइटल चेंज कर दूँगा ताकि ब्राउज़र के टैब में वो टाइटल दिखाई दे। अब सबसे पहली बात करते हैं HTML स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। मैं इसको सिमेंटिक HTML वे में लेके चलूँगा, एज HTML को सिमेंटिक वे में ही लिखना चाहिए, ना कि डिव हैवी स्ट्रक्चर में। चूँकि ये मेरा हेडर होगा तो मैं सिमेंटिक HTML का हेडर टैग सबसे पहले लिखूँगा और इसको क्लास दे दूँगा nav bar की। इसके अंदर मेरी दो चीज़ें आएंगी, एक इमेज डिव का कंटेनर और दूसरा मेरा nav bar। तो मैं पहली डिव क्रिएट करता हूँ अपनी इमेज की और उसे क्लास देता हूँ लोगो कंटेनर की। अगली चीज़ आएगी हमारी ये nav bar, जिसको हमने nav के सिमेंटिक HTML के साथ क्रिएट करेंगे और इसको मैं क्लास दे देता हूँ nav links की। इसके अंदर मैं 4 डिफरेंट एंकर टैग्स को पुट करूँगा और होम, मेन्यू, अबाउट और कॉन्टैक्ट को ऐड कर दूँगा। अभी हम अगर ब्राउज़र पर देखें तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ नॉट दैट मच अपीलिंग, लेकिन HTML का सिर्फ काम है कंटेंट को ब्राउज़र पर डिस्प्ले करवाना। असल स्टाइलिंग आएगी हमारी CSS में। मैं इसके अंदर ही अपनी इमेज को ऐड करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये इमेज बहुत बड़ी है इनिशियली, तो इसका साइज़ भी हमने कम करना है। ये था हमारा HTML का कोड स्ट्रक्चर। इसको हमने स्पेसिफिकली ऐसे क्यों लिखा है, यानी इमेज को हमने कंटेनर के अंदर क्यों डाला है और इसके डालने से हमारी इमेज साइज़ कैसे छोटी होगी, और एंकर टैग्स को nav के सिमेंटिक HTML के अंदर क्यों डाला है, उनको सेपरेटली बाहर क्यों नहीं रखा। इसका जवाब अब हम CSS में जाएंगे तो उधर विजुअली आपको दिखाऊंगा, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। मैंने अपनी CSS की बॉडी में ऑलरेडी मार्जिन पैडिंग की हुई है 0, ताकि इस पर हम अपनी मार्जिन और पैडिंग लगाएं विदाउट द ब्राउज़र्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू। फॉन्ट मैंने जो गूगल फॉन्ट से लिंक इंपोर्ट किया था वो मैंने इधर सेट किया हुआ है। अब सबसे पहले हमने इस इमेज को रीसाइज करना है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि इसको हम एक कंटेनर में डालेंगे और उसके अंदर होगी हमारी इमेज। तो अब हमने क्या करना है कि हमने एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन करना है कि इतनी फिक्स्ड होगी हमारी विड्थ, ताकि हमारी इमेज उस विड्थ के अंदर रहे और उससे बाहर ना निकले। उसके लिए वी विल टारगेट द कंटेनर डिव जिसके अंदर हमारी इमेज है और उसको एक फिक्स विड्थ दे देंगे 100 पिक्सल्स की। हम अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव रखना चाहते हैं और इंश्योर करेंगे कि ये अपनी क्वालिटी, एस्पेक्ट रेशियो और कोई लॉस ना आए उसके अंदर व्हेन इट रिड्यूसेस इट्स साइज। तो उसके लिए हम इसकी विड्थ को सेट करेंगे 100% पर।
फिक्स्ड वैल्यू नहीं देनी इमेज को, क्योंकि हम चाहते हैं कि इमेज वो साइज ले जो उसके कंटेनर का है। और कोई भी परसेंटेज वैल्यू हो वो अपने पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करती है। यानी इस इमेज का पेरेंट एलिमेंट की विड्थ इज 100 पिक्सल्स, तो 100% विड्थ से मुराद है 100% ऑफ 100 पिक्सल्स विच इज गोइंग टू कवर ऑल ऑफ 100 पिक्सल्स की स्पेस। अभी अगर हम ब्राउज़र पर देखें तो इमेज हमारी परफेक्टली रीसाइज हो गई है, लेकिन इसके ऊपर अभी दो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो हमने लगानी है। पहली प्रॉपर्टी है हाइट ऑटो की। ऑटो की वैल्यू इंश्योर करेगी कि इमेज की हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द इमेज। यानी ऑटो की वैल्यू ये चीज़ इंश्योर करेगी कि जो इमेज की अपनी ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो है वो जब 100 पिक्सल्स के कंटेनर में आएगी तो वो उस एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन रखे। और जो लास्ट चीज़ है वो रिलेट करती है स्ट्रेचिंग ऑफ द इमेज की। हम नहीं चाहते कि जब हमारी इमेज छोटी हो तो वो स्ट्रेच हो जाए, क्योंकि इमेज को नेचुरली अपने कंटेनर में फिट होना चाहिए। तो हाइट की वैल्यू ऑटो एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करने में मदद देती है। लेकिन इस स्ट्रेच को रोकना हो तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं कवर। तो कवर की वैल्यू ये इंश्योर करेगी कि हमारी इमेज स्ट्रेच ना हो, हाइट की वैल्यू इंश्योर करेगी कि एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहे, और विड्थ हमारी ये इंश्योर करेगी कि 100 पिक्सल से ज़्यादा उसकी वैल्यू ना हो, एज दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द कंटेनर। वीडियो अच्छी लग रही है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अब हम चलेंगे नेव बार की तरफ के इसे हमने कैसे कस्टमाइज़ करना है। कोड के साथ साथ कॉन्सेप्चुअली भी बताऊंगा कि हमने करना क्या है, तो जब हम इसको करेंगे कोड में तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी। मैं अपने नेव बार को क्लास में टारगेट करता हूं और इसको एक बॉर्डर देता हूं और थोड़ी सी पैडिंग, आपको इसके अंदर के आइटम्स ज़्यादा इजीली दिखाई दें। अभी हमारे सामने दो सेपरेट आइटम्स हैं, एक है हमारी इमेज का कंटेनर और दूसरा है हमारे इस एंकर टाइल्स का कंटेनर। हमने जैसा पिछली फ्लेक्स बॉक्स वीडियोज़ में सीखा था, वो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर क्लियर्ड हैं। उसमें हमारा ये नेव बार है नॉर्मल कंटेनर और उसके अंदर ये दो आइटम्स हैं। अगर हम अपने इस नेव बार कंटेनर को डिस्प्ले करें फ्लेक्स में तो ये दो एक्सिस इंट्रोड्यूस करेगा, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस, और हमें पता है कि हमारा कंटेंट मेन एक्सिस से अलाइन होता है। सो इन दिस केस हमारे आइटम्स अभी वर्टिकली अलाइंड है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से रो में आ जाएंगे। और जैसा आपने पहले देखा था हमारा मेन्यू आइटम्स वाला नेव लिंक जिसका रेड बॉर्डर है वो सारी स्पेस पहले कवर कर रहा था, अब सिर्फ कंटेंट जितनी विड्थ कवर कर रहा है और अब हमारे पास ये इतनी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल आ गई है। एडिशनली हमारा ये इमेज डिव और ये नेव अब फ्लेक्स आइटम्स बन गए हैं, और अब हम नेव बार जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर बन गया है, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की मदद से इन फ्लेक्स आइटम्स का लेआउट चेंज कर सकते हैं इजीली। हमने अपने कंटेंट को ऑन द मेन एक्सिस चेंज करना है, क्योंकि हमारा मेन एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो। तो उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी है। अब जस्टिफाई कंटेंट की कौन सी वैल्यू है जिससे ये दो फ्लेक्स आइटम्स को लेफ्ट मोस्ट साइड और राइट मोस्ट साइड पर भेज देगी विदाउट एनी स्पेस अराउंड द कॉर्नर्स फ्लेक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स आइटम्स। वो वैल्यू है स्पेस बिटवीन की। मैं स्पेस बिटवीन को लगाऊंगा इधर और ये हमारे फ्लेक्स आइटम्स के बीच में मैक्सिमम स्पेस ले आएगी। अभी आप हमारे नेव आइटम्स को देखें तो ये कम्प्लीटली स्ट्रेच कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम द टॉप टिल द बॉटम। टॉप टू बॉटम होता है हमारा क्रॉस एक्सिस, और बाय डिफ़ॉल्ट सारे फ्लेक्स आइटम्स जब डिस्प्ले फ्लेक्स होता है वो क्रॉस एक्सिस पर स्ट्रेच करते हैं। अगर हम अलाइन आइटम्स की वैल्यू फ्लेक्स स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि ये रेड बॉर्डर बिल्कुल नेव आइटम्स के साथ जुड़ गया है, क्योंकि इसकी स्ट्रेच वाली बिहेवियर ख़त्म हो गई है। और अगर इसको मैं स्ट्रेच की वैल्यू दूं तो ये वापस स्ट्रेच करने लग जाएगा बिकॉज इट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो इसको हमने सेंटर में लेके आना है, तो हम इधर सेंटर की वैल्यू दे देंगे, सो इट बिकम सेंटर ऑन द क्रॉस एक्सिस। अब मैं अपने फ्लेक्स आइटम से बॉर्डर हटा दूंगा, एज कॉन्सेप्चुअली जो चीज़ समझानी थी वो समझा ली है। Next is how we are going to create that background of two colors of light coral and light purplish. तो उसके लिए हम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और rather than paste normal colors
हम इधर लीनियर ग्रेडियंट की वैल्यू का यूज़ करेंगे और लीनियर ग्रेडियंट में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमने कौन सी डायरेक्शन में अपने कलर्स को डिस्प्ले करवाना है। तो पहली वैल्यू आएगी टू राइट, जो बताएंगे कि कलर्स लेफ्ट से स्टार्ट होंगे और राइट को जाएंगे। और सेकंड वैल्यू विल बी आवर फर्स्ट कलर, जो मैं हेक्स कोड के साथ लिख रहा हूँ। और थर्ड वैल्यू विल बी आवर सेकंड कलर, जिसका हेक्स कोड मैं ये लिख रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे कि बैकग्राउंड इज़ लुकिंग अ लॉट बेटर। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है समझने वाला, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करता है न्यू कमर्स के लिए, और वो है नेस्टेड फ्लेक्स कंटेनर्स। इसको ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नैव आइटम जो डेस्कटॉप व्यू पर रो में हैं, ये रो में रहें, यानी हॉरिजॉन्टली, और जब ब्राउज़र श्रिंक करें तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएं इन टर्म्स ऑफ कॉलम। तो हमने रो और कॉलम का बिहेवियर ऑलरेडी सीखा हुआ है कि फ्लेक्स डायरेक्शन अगर हमारी रो है तो उस रो में एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टली, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में एलिमेंट आ जाते हैं ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो हमने अभी तक इस वीडियो में और फ्लेक्स बॉक्स रिलेटेड वीडियोस में सिर्फ एक फ्लेक्स कंटेनर के साथ काम किया है, लेकिन अब हम दूसरा फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे इनसाइड द फ्लेक्स कंटेनर ऑफ नैव बार। अब हमारे नैव लिंक्स ऑलरेडी एक फ्लेक्स आइटम है हमारे नैव बार का, लेकिन अगर हम इसे भी फ्लेक्स की वैल्यू दें तो ये भी फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा। लेकिन ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है कि ये फ्लेक्स कंटेनर सिर्फ उसके लिए बनेगा जो उसके कंटेंट हैं इसके अंदर, यानी ये होम, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज और अबाउट उसके हो जाएंगे फ्लेक्स आइटम्स, और हम नैव लिंक से इसके अंदर फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम nav links is also the flex item of nav bar and it will behave like a flex item to the nav bar. This is a confusing topic at first, as लोग काफ़ी प्रॉपर्टीज एक साथ लगाना शुरू कर देते हैं एंड दे फॉरगेट कौन सा फ्लेक्स कंटेनर था, कौन सा फ्लेक्स आइटम एंड सो ऑन। अगर अभी ये कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहा है तो इसी वीडियो का जो नेस्टेड कंटेनर वाला सेक्शन है उसको दोबारा देखिएगा 2-3 दफ़ा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट। हमने अब इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है और ये अंडरलाइन ख़त्म करनी है और इनके बीच में स्पेसिंग देनी है। तो हम इसका कलर कर देंगे वाइट। अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करेंगे नन, और स्पेसिंग के लिए हम एक बड़ा फ्लेक्सिबल मेथड अपनाएंगे। यूजुअली लोग इधर एंकर टैग्स को मार्जिन से स्पेसिंग देते हैं और वो स्पेसिंग हमेशा फिक्स्ड होती है, एज इट नेवर चेंजेस बिकॉज उसकी वैल्यू पिक्सल में होती है। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स इज़ मेंट टू बी रिस्पॉन्सिव, तो हम उसी की रिस्पॉन्सिव बिहेवियर को इधर यूज़ करेंगे। लास्ट वीडियो सीरीज में आई कवर्ड ऑल ऑफ द फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज, और उनमें से मैंने फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस को कवर किया था, और मैं ये फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी को इधर इस्तेमाल करूँगा नैव लिंक के अंदर। अभी आप देखें तो हमारा नैव लिंक एक फ्लेक्स कंटेनर है विद रिस्पेक्ट टू द नैव लिंक्स, लेकिन ये फ्लेक्स आइटम भी है और इसीलिए हम फ्लेक्स की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं इधर, एज इट्स अ फ्लेक्स आइटम ऑफ नैव बार कंटेनर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर मैं इधर फ्लेक्स की वैल्यू 1 लगाऊं तो क्या होता है। ब्राउज़र में अगर आप देखें तो ये सारी स्पेस कवर कर रहा है। ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि फ्लेक्स इज ए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस। तो अगर हम सिर्फ इधर एक वैल्यू लगाएं, जैसे मैंने लगाई हुई है, ये सिर्फ फ्लेक्स ग्रो को सेट करेगा 1 पर, फ्लेक्स श्रिंक ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1 और फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू हो जाएगी ऑटो पर। फ्लेक्स ग्रो 1 से मुराद है कि जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो सारी कवर कर लो, लेकिन हम तो चाहते नहीं है कि हमारा ये नैव आइटम सारी स्पेस कवर करे। हम चाहते हैं कि इतनी स्पेस अवेलेबल हो हमारे नैव आइटम्स के पास कि हमारा जस्टिफाइड कंटेंट की स्पेस इवनली की वैल्यू आसानी से लग जाए। तो हम फ्लेक्स को 0.3 सेट करें तो आप देखेंगे कि ये अब काफ़ी कम स्पेस ले रहा है, और चूंकि डिस्प्ले फ्लेक्स है, ये नैव आइटम फ्लेक्स स्टार्ट से पड़े हुए हैं ऑन द मेन एक्सिस। अब हमारे पास स्पेस फ्री हो गई है टू पुट देम ऑन स्पेस इवनली। तो अब हम जस्टिफाइड कंटेंट इधर लगाएं और स्पेस इवनली को पुट करें, और आप देखेंगे कि हमारे आइटम्स अब सेट हो गए हैं विदाउट द यूज़ ऑफ मार्जिन और एनी फिक्स्ड वैल्यू। हमने ब्राउज़र के श्रिंक पर हैमबर्गर मेन्यू क्रिएट करना है, तो उसके बिहेवियर के लिए हम मीडिया क्यूरीज को यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि मीडिया क्यूरीज क्या हैं और इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एज आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ अबाउट देम इन डिटेल। लेकिन उससे पहले हम अपने एक हैमबर्गर आइकन को डिफाइन करेंगे विदाउट एनी फॉन्ट और सम सीडी एंड लिंक्स।
और उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ब्राउज़र पर हमारा एक आइकन डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हम इस आइकन को सिर्फ तब चाहते हैं जब हमारा ब्राउज़र श्रिंक हो। तो नॉर्मल डिस्प्ले के लिए हम इसको हाइड कर देंगे, यानी इसकी डिस्प्ले हो जाएगी नन। मीडिया क्वेरी को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर एक विड्थ डिफाइन करेंगे कि इस विड्थ के अंदर हमने अपने न्यू स्टाइल्स डिफाइन करने हैं कि जो करंट स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं वो इसके अंदर ओवरराइट हो जाएं। अब हम चाहते हैं कि जब मैं अपने ब्राउज़र श्रिंक करूं तो उसके ऊपर हमारा ये मेन्यू ख़त्म हो जाए। तो मैं इस मीडिया क्वेरी के अंदर नैव लिंक्स को टारगेट करूंगा, जो कि हमारी नैव की क्लास है, और उसे मैं दे दूंगा डिस्प्ले नन का। इससे जब मैं ब्राउज़र को श्रिंक करूं तो मेन्यू हाइड हो जाएगा। अब जो मेन्यू हमने इनिशियली हाइड किया हुआ था वो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो आप देखेंगे कि इसकी इनिशियल वैल्यू हमने डिस्प्ले नन लगाई हुई है। तो इसको हम मीडिया क्वेरी में डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, जिससे वो एज सून एज हमारा रेगुलर मेन्यू हाइड होएगा, हैमबर्गर मेन्यू सामने शो हो जाएगा। इसका अभी साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो फॉन्ट साइज़ हम इसका 40 पिक्सल्स कर देंगे, जिससे अब ये काफ़ी विजिबल हो गया है, और कलर कर देंगे इसका वाइट। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इस कोड को कमेंट आउट करूँगा, जस्ट सो वी कैन विजुअली सी कि हम अपने मेन्यू को हैमबर्गर आइकन के साथ कैसे बनाएंगे वंस इट बिहेव्स ऑन द हवर इफेक्ट। सबसे पहले तो हमने इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करनी होगी कॉलम में। तो एज सून एज आई सेव तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर गए हैं। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि जब ये हवर इफेक्ट हो उस मेन्यू के ऊपर, ये थोड़ा नीचे से ओपन हो, तो हमने इनकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करना है विदाउट एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन एब्सोल्यूट ब्राउज़र के टॉप लेफ्ट से एक्टिव होएगा। पोजीशनिंग सीखनी है CSS में इन 7 मिनट्स, तो मेरे पास ऑलरेडी एक वीडियो है 7 मिनट्स की, जिसके अंदर आई गो ओवर एवरी पोजीशन इन CSS। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। इनको मैंने पोजीशनिंग एब्सोल्यूट की लगाई है और ये सीधा टॉप लेफ्ट की तरफ चले गए हैं। मैं अब इसको टॉप देता हूँ 70 पिक्सल्स का, तो ये टॉप लेफ्ट ऑफ द ब्राउज़र से 70 पिक्सल्स नीचे आ गए हैं। और मैं चाहता हूं कि ये फुल स्क्रीन कवर करें विदाउट एनी स्पेस, तो मैंने लेफ्ट से भी 0 पिक्सल्स दे दूंगा ताकि बिल्कुल स्क्रीन के साथ जुड़ जाएं। फॉर विजुअल अंडरस्टैंडिंग अभी मैं इसको बॉर्डर दूं तो ये कंटेंट इतनी विड्थ ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरी स्क्रीन विड्थ लें, तो मैं इनकी विड्थ कर दूंगा 100%, तो ये बॉर्डर अब पूरी स्क्रीन कवर करेगा। और जो बैकग्राउंड मैंने ऊपर लगाया हुआ था नैव बार में, उसी को कॉपी करके इसमें डाल दूंगा। और नेक्स्ट इज गोइंग टू बी कि हमने इन एंकर टैग्स को स्पेसिफिकली टारगेट करना है और इनको सेंटर में लेके आना है। तो उसके लिए मैं इनको टारगेट करूंगा और टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दूंगा। स्पेसिंग देने के लिए मैं थोड़ी सी पैडिंग भी दे दूंगा, सो इट लुक्स लाइक हर एंकर टैग के बीच में स्पेसिंग है। वेल आई गिव बॉर्डर बॉटम ताकि विजुअली सेपरेट लगे ये आइटम्स। इधर मैं डिस्प्ले ब्लॉक भी दे दूंगा एज वी वांट कि हमारे आइटम्स विजिबल हो जाएं, क्योंकि पहले इनको डिस्प्ले नन किया था ऊपर। अब हम अपने हैमबर्गर मेन्यू को इसके साथ करेंगे कनेक्ट। मैंने जो कोड कमेंट आउट किया हुआ था उसको करता हूँ इनेबल, और अब मैं हवर के ऊपर इसको डिस्प्ले करवाऊंगा। लेकिन इसके अंदर एक स्लाइड इशू आएगा, वो अभी देखते हैं। मैंने अपने हैमबर्गर मेन्यू को टारगेट किया, और चूंकि नैव इसका सिबलिंग है तो मैं प्लस का साइन यूज़ करके सिबलिंग सेलेक्टर के ज़रिए अपने नैव आइटम्स को सेलेक्ट करूँगा और इनका डिस्प्ले कर दूँगा फ्लैक्स। सो नाउ मैं अगर हैमबर्गर आइकन के ऊपर हवर करूँ तो ये डिस्प्ले तो हो रहे हैं, लेकिन एज सून एज आई हवर ओवर वन ऑफ द आइटम्स वो मेन्यू ख़त्म हो गया। ये क्यों? क्योंकि हमने अपने CSS में सिर्फ अपने हैमबर्गर मेन्यू को टारगेट किया हुआ है हवर पर। अगर सिर्फ इस मेन्यू पर हमारा माउस हवर करेगा तो ये डिस्प्ले होएगा। अगर इधर से हट जाए माउस तो ख़त्म हो जाएगा मेन्यू। इसका वर्क अराउंड ये है कि हम अपने हेडर को पूरा टारगेट कर लें और उसको हवर लगाएं, और साथ ही हमने उसके चिल्ड्रन नैव लिंक्स को भी टारगेट करना है। तो अब ऐसे टारगेट द हेडर हमारा मेन्यू अब सही से बिहेव कर रहा है। ये हुआ हमारा कंप्लीट क्रिएशन ऑफ द हेडर विद CSS फ्लेक्सबॉक्स बाय यूजिंग रिस्पॉन्सिव टेक्निक्स ऑफ फ्लेक्सबॉक्स। चूँकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ऑलरेडी मैंने एनिमेशंस का इन डेप्थ ट्यूटोरियल बनाया हुआ है बाय मेकिंग एन एनिमेटेड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अगर डिटेल से समझना है उसे तो डू वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला काम हम करेंगे कि की फ्रेम को इस्तेमाल करेंगे और इस एनिमेशन को कोई नाम दे देंगे। मैंने इसको नाम दिया हुआ है ग्रेडियंट एनिमेशन का। अब मैं डिफरेंट इंटरवल्स पर डिफरेंट काम करूँगा, 0%, 25%, 50%, 75% और 100% पर।
मैं हर इंटरवल पर जो बैकग्राउंड दिया हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करूँगा और हर इंटरवल पर कलर एक्सचेंज कर लूँगा, ताकि जब एनिमेशन हो तो पता चले कि कलर एक्सचेंज हो रहे हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं जाऊँगा नैव बार में और एनिमेशन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा, और जो हमने की फ्रेम के अंदर नाम चूज़ किया था उसको इधर इस्तेमाल करूँगा। सेकंड वैल्यू होगी हमारी ड्यूरेशन। थर्ड वैल्यू होगी कि कौन सा फंक्शन होगा जिसके ज़रिए एनिमेशन की फील आएगी हमें, तो वो हम चूज करेंगे ईज एंड आउट। और लास्ट में इन्फिनिट रहेगी, यानी नेवर एंडिंग, चलती जाएगी। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिधर हम लोगों ने फ्लेक्सबॉक्स के ज़रिए काफ़ी आसानी से हेडर को बनाया और सीखा कि नेस्टेड कंटेनर्स क्या हैं और उनके ज़रिए हम कैसे इजीली मोर कॉम्प्लेक्स लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एनिमेशन और हैमबर्गर मेन्यू बनाया विद रिस्पेक्ट टू मीडिया क्वेरीज। अगर इस तरह की वीडियोस और मज़ीद देखनी है तो डू कंसिडर लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल।